अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 38 देखते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से और वैसे भी। अच्छा, उसके आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डाटाबेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिमूव करना और एक आइडियल केस बनाना डाटाबेस का। तो वो कह रहा है कि हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करने से पहले किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले मोबाइल नहीं था, ओके, हम कहेंगे आज के दौर में एक मजमून लिखने को मिल जाए उर्दू में कि मोबाइल आने से पहले किस तरह के प्रॉब्लम थे कि मोबाइल बनाना पड़ा। टर्म को समझने की कोशिश करें कि नॉर्मलाइजेशन से पहले जो प्रॉब्लम है हम उनको डिस्कस करते हैं। तो चार तरह के यहाँ पे प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। एक सुनम, उसके बाद मोनियम, रिडंडेंसी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। सैनोनिम तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। हम सबसे पहले सैनोनिम के स्टार्ट करते हैं। सैनोनिम आपको इस बात का पता ही होगा सैनोनिम होता क्या, मतलब कि एक वर्ड का, इंग्लिश में हमने पढ़े हैं कि एक वर्ड का दूसरा मतलब जो बनता होता है, मिलते जुलते अल्फाज जिनका सेम मतलब हो। बिल्कुल यहाँ पे भी यही चीज़ है। तो सिनोनिम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशंस का मतलब टेबल दैट अकर व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर सेम एट्रीब्यूट। मतलब कि एक ही एट्रीब्यूट है, उसके दो नाम यूज़ किए जाएं। मतलब आप अपने घर जाएं, आपका नाम अली रखा जाए, आप घर से बाहर निकले तो आपका नाम उमर कह दिया जाए। एक ही पर्सन के दो नाम, तो ये डाटाबेस में नहीं चलते। इस तरह नहीं होता, मतलब कि मैं आपको समझाना सर एज अ एग्जांपल दी ना, ये एक प्रॉब्लम है। तो कहता सेम एट्रीब्यूट, उसके दो डिफरेंट नेम। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ द एग्जिस्ट इन टू और मोर टेबल रिलेशन। मतलब है कि यार आप समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स के 5-7 टेबल्स हैं, हर टेबल में एक एट्रीब्यूट लाजमी आ रहा है और हर जगह पे उसका डिफरेंट नाम है। मिसाल के तौर पर टीचर का टेबल है, जो टीचर ने स्टूडेंट पढ़ाना होता है तो इसलिए वहाँ पे रोल नंबर लिखा, स्टूडेंट रोल नंबर, वहाँ पे रोल नंबर लिखे होते हैं। स्टूडेंट का अपना टेबल है, वहाँ पे लिखा होता है रोल नंबर खाली। अच्छा जी। उसके बाद जो फीस क्लर्क है जी, वो उसने एक एट्रीब्यूट नंबर वहाँ पे रखा हुआ स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को बताने के लिए ये फीस इस स्टूडेंट के रोल नंबर की है। वहाँ पे उसने नाम लिखा एस रोल नंबर। क्या? एस रोल नंबर। प्रिंसिपल है जी, प्रिंसिपल ने फाइन किया है तो उन्होंने कोई टेबल के अंदर एक फील्ड रखी, उसका नाम उन्होंने रख दिया है एस फाइन टेबल। इस तरह करके उन्होंने कोई नाम रख दिया, मतलब के रोल नंबर, मतलब कि 5 या 4 टेबल, चारों टेबल में एक ही तरह का डाटा आ रहा है, मतलब रोल नंबर स्टूडेंट के आ रहे हैं, हर जगह उस एट्रीब्यूट का डिफरेंट नाम है। फिर समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट का टेबल है, मतलब का रिलेशन है, मतलब टेबल होता है, रिलेशन का मतलब टेबल है। उसके अंदर जो फील्ड है स्टूडेंट के टेबल के अंदर, आप ऊपर या मतलब ये देखें जी, हम इस चीज़ को से इस चीज़ को देखें। एक स्टूडेंट का एक टेबल है, उसके अंदर आपका रोल नंबर लिखा हुआ। इसी तरह एक और टीचर का टेबल है, एक टीचर किस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वहाँ पे लिखा होता है जी एस रोल नंबर। क्या? एस रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। फीस क्लर्क जो क्लर्क लेता है उसका जो टेबल है जी, वहाँ पे वो लिखते हैं जी फी पेड स्टूडेंट रोल नंबर, इस तरह का कुछ रोल एट्रीब्यूट लिख ले। इस तरह को प्रिंसिपल भी कोई स्टूडेंट के रोल नंबर को नाम लिख दे, मतलब कि सेम रोल नंबर, मतलब कि एक एट्रीब्यूट सेम है जिसमें रोल नंबर ही आने हैं, उसका 3 4 5 6 टेबलों के अंदर डिफरेंट नाम। वो कहता है ये काम नहीं करना, अगर आपने 10 जगह पर भी रोल नंबर यूज़ करना है या कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करना चाह रहे हैं, आपने सेम नाम ही रखना है। इसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी है, देखते हैं हम एग्जांपल। क्या रहा जी, एक एटम, ये देखिए एटम लिखा हुआ, एटम नंबर, एटम कलर और सप्लायर कोड। फिर एक ये ऊपर एटम का टेबल है, नीचे सप्लायर का टेबल है, सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम। अब देखें जी, वो कह रहा है कि सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड बिल्कुल सेम चीज़ है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट क्यों नाम रखा? हमें सेम नाम रखना चाहिए। यहाँ पे सप्लायर आईडी था, हमें यहाँ पे भी सप्लायर आईडी ही रखना चाहिए था। तो ये एक प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन से पहले पहले जो आता है डेटाबेस के अंदर, इसलिए हम नॉर्मलाइज करते हैं डेटाबेस को। ये प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करना है, इसे कहते हैं सिनम। सैनोनिम मतलब कि आपका वो जो डाटा प्रॉब्लम है वो सैनोनिम है ये। अब आते हैं अमोनियम। अमोनियम किस टाइप की प्रॉब्लम है? इसके अंदर होता ये है कि आपका जो रिलेशन है ना, उसके अंदर सेम नेम के दो डिफरेंट एट्रीब्यूट, मतलब कि अगर आपके तो पास दो डिफरेंट एट्रीब्यूट है, लेकिन आप उसका क्या करें, आप उनका नाम सेम कर दें, दो डिफरेंट एट्रीब्यूट। वहाँ पे क्या आता है जी, सेम एट्रीब्यूट के आप डिफरेंट नाम रख दें। यहाँ पे क्या है, आप सेम एट्रीब्यूट के डिफरेंट नाम रख दें, मतलब कि दो टेबल है, दोनों टेबल के अंदर आप डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट एट्रीब्यूट के सेम नाम रख दें। वहाँ पे क्या आता है जी,
जो सैनोनिम के अंदर के सेम नेम सेम एट्रीब्यूट के डिफरेंट नेम, यहाँ पे क्या है डिफरेंट एट्रीब्यूट के सेम नेम। समझ लगी इस बात की। अच्छा, इसमें यहाँ पे कस्टमर का एक टेबल है जी, सप्लायर का एक टेबल है। कस्टमर में कस्टमर आईडी और कंपनी नेम, सप्लायर आईडी में मतलब सप्लायर और यहाँ पे भी कंपनी नेम। अब मैं बताता हूँ इस टेबल में है कस्टमर क्या होता है, तो एक शॉपकीपर है जी। कस्टमर सामने आने वाला होता है, उसके पास क्या सामने आने वाला जो चीज़ लेने के लिए आता है, उसका भी कोई नाम होगा। सप्लायर आईडी मतलब कि जो उस दुकानदार को चीज़ें दे रहा है, मतलब कि कोई बंदा आपके पास सेल्समैन आ गया आपकी दुकान के ऊपर कोई चीज़ दे के जा रहा है, वो भी एक सप्लायर है, उसकी भी एक आईडी, उसका भी नाम है। यहाँ पे भी उसकी कंपनी होगी सप्लायर की। हमें यहाँ पे रखना चाहिए था सप्लायर कंपनी ने, यहाँ पे रखना चाहिए था कस्टमर कंपनी ने। मतलब डिफरेंट है ना, सप्लायर कोई और हो सकता है, कंपनी में कोई उसके बाद जो कस्टमर है वो भी कोई और होगा। हो भी सकता है कि सेम हो, लाजमी नहीं है। ये तो एक डिफरेंट केस स्टडी है ना, आपसे समझेंगे ये कोशिश करें। एक दूध वाली दुकान है, दूध वाला क्या करता है जी, पीछे से दूध लेके आता है, मतलब कि किसी जिसकी भैंसें हैं उससे लेके आता है, वो क्या सप्लायर। दूध लेको जिसको आगे बेच रहा है वो क्या कस्टमर। अब कस्टमर का भी एक नाम है, कस्टमर हो सकता है कंपनी हो, जो सप्लायर है वो भी हो सकता है कंपनी हो सकता है उसका खाली एक पर्सन उसका भी नाम हो। हमें यहाँ पे रखना चाहिए था कि सप्लायर ने, यहाँ पर रखना चाहिए था कस्टमर ने, या रखना चाहिए था कस्टमर कंपनी ने, सप्लायर कंपनी ने, मतलब कि डिफरेंट एट्रीब्यूट का डिफरेंट नेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो गया डिफरेंट एट्रीब्यूट और उनका सेम नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट थे तो उनका सप्लायर भी कोई और होगा, कस्टमर भी कोई और होगा, उनका सेम नेम रख दिया। ऊपर क्या प्रॉब्लम था, ऊपर ये प्रॉब्लम था सेम एट्रीब्यूट है और उनका डिफरेंट नेम है। सप्लायर कोड और सप्लायर आईडी, आइटम जो होती है वो सप्लायर की तरफ से सप्लाई की जाती है, तो यहाँ पे हमें सप्लायर आईडी ही लिखना चाहिए था, इन्होंने क्या लिख दिया सप्लायर कोड, तो ये एक प्रॉब्लम आ गया। अब आता है रिडंडेंसी। इसका मतलब होता है कि डाटा रिपीट हो रहा है आपके रिलेशन के अंदर, मतलब कि सेम तरह का डाटा बार बार आप लेके आ रहे हो, ये होती है रिडंडेंसी। हम उसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये कैसे आती है। Redundancy is a type of problem in the relation that occur when the same information is unnecessarily stored in the two different way or forms। मतलब वो कह रहा है कि आप सेम तरह का डाटा एक ही टेबल के अंदर डिफरेंट वे के अंदर रख लें या डिफरेंट फॉर्म के अंदर रख लें। इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक एम्प्लॉय की आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज। आप देखें यहाँ प्रॉब्लम क्या है, डेट ऑफ बर्थ और एज। कंप्यूटर है, आप उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं वो आपको एज बता देता है। तो हमने क्यों किया कि हमने एक फील्ड एज की भी ले ली, हमें डेट ऑफ बर्थ से एज निकालनी चाहिए जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। समझ लगी। कभी भी मतलब कि अगर डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं हम, देखें जी इसमें यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्या पे आया, डेट ऑफ बर्थ भी आपने ले ली उसकी एज भी ले ली। समझ लगी बात की। अगर आप डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं तो फिर एज लेने की जरूरत नहीं, या एज लेने या डेट ऑफ बर्थ ले लें। एज से भी उसका ईयर निकलेगा कि आज के दौर में अगर मेरी 22 साल उम्र है तो मैं भी वो 1997 का होगा। पॉइंट समझ लगा, मतलब कि मैं 22 साल को 23 में मैं लगा हुआ हूँ, तो हम पता लग जाएगा ये 1997 का। अगर कोई बंदा आगे मैं 97 की मेरी पैदाइश है तो हम कैलकुलेट कर लें जिसकी 22 साल उम्र है, हो सकता है वो 23 का हो गया, हो सकता है वो ना हुआ हो। ये एक प्रॉब्लम होता है, आप इसको भी रिमूव करते हैं, मतलब कि वो हमें हमेशा वो एट्रीब्यूट रखने होते हैं जो एक तो वो कॉपी ना हो रहे हैं। अभी देखें कि यहाँ पे भी अगर एज मिल जाती है हमें डेट ऑफ बर्थ भी मिल जानी थी, अगर डेट ऑफ बर्थ मिल जाती हमें एज भी मिल जानी थी। हमने दो चीज़ें क्यों, इसकी वजह से क्या है हमारे पास प्रॉब्लम आगा, हमें इसे रिमूव करना होता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर जाकर। पहले हमने तीसरा प्रॉब्लम भी देख लिया। अब बात है जी म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा, इसको भी समझने की कोशिश करें। मतलब कि आप यस और नो के अंदर डाटा लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई सवाल किया जाए, मतलब का टेबल है स्टूडेंट का, वहाँ पे लिखा स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट यस और नो, यहाँ पे लिखा हो एफएससी और आईसीएस, आप कहते हैं एफएससी। अच्छा जी, फिर यहाँ पे अगर लिखा हो कि आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ लिखे लिखा यस और नो, आप मैथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। मतलब है कि आपका वो टेबल्स या वो आपके वो फील्ड्स जिनकी ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए कि उनको एक जगह के ऊपर ही रखें, आप उनको डिफरेंट बना लें। मतलब कि यहाँ पे अगर मार्शियल स्टेटस पूछ लिया जाए, यहाँ पे एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी आ गई, या मैरिड और सिंगल लिखा हो। यहाँ पे अगर मार्शियल स्टेटस पूछ लेते वो कहता है कि मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ। अगर स्टूडेंट है यहाँ पे लिखा होता है स्टेटस तो लिख देता है एफएससी आईसीएस। अगर एफएससी इसका मतलब वो स्टूडेंट है, अगर लिखा आईसीएस फिर भी स्टूडेंट है। हम इसे इस तरह पूछने की क्या जरूरत है, स्टूडेंट यहाँ लिखते यस और नो, फिर आगे पूछते कोर्स,
यहाँ पे हम पूछ रहे थे स्टेटस के बारे में, कोर्स स्टडी स्टेटस क्या है, FSC ICS BA BSc, हमें पता लगा स्टूडेंट है, सिंपल। मतलब कि जिन एट्रीब्यूट को हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है, जिन फील्ड्स को, हम उनको लहदा लिखते हुए अपना डाटा इंक्रीज कर लें। यानी जेंडर, यहाँ पे अगर आ जाए जी स्टूडेंट, स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पे आ जाए जी मेल यस और नो, यहाँ पे आ जाए फीमेल यस और नो। ओके, हमें क्या, हमें जेंडर रखना चाहिए, हमें जेंडर रखना चाहिए, या मेल है या फीमेल, इस तरह नहीं करना चाहिए। जेंडर के लिए जी मेल है फिर यस नो, अगर बंदा मेल है यस है तो फीमेल तो नहीं हो सकता ना, हमें फीमेल में नो भी रखना होगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा डाटा ज़्यादा यूज़ होता है। हम इसको रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमें नॉर्मलाइज डाटाबेस करते हैं। हम अपने डाटाबेस को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं कि ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएं। तो अगर आपको कोई भी सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड तो काइंडली आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये पेपर में भी सम टाइम आता है। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक वो जो है वो भी पेपर में आया हुआ है, इंशाल्लाह हम उसे कल डिस्कस करते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।